तो दोस्तों आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं आज़ाद भारत की आज़ाद होने की कहानी। आज़ाद भारत की आज़ाद होने की कहानी यानी कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, कैसे भारत देश आज़ाद हुआ, किन किन कठिनाइयों से भारत को जूझना पड़ा, तब कहीं पर भारत आज़ाद हुआ, कैसे कैसे लोगों ने कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे भारत देश आज़ाद हुआ, कैसे आज हम इतना स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों आज से हम जानेंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को यदि हमें समझना है तो इसको हमें 3 चरणों में बांटकर देखना पड़ेगा। इसको हमें 3 चरणों में बांटकर देखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहला चरण माना जाएगा 1885 से लेकर 1905 तक के, और दूसरे चरण में अगर देखा जाए 1905 से लेकर 1919 तक की कहानी हम जानेंगे, और तीसरे चरण की बात करते हैं 1919 से लेकर 1947 तक, यानी कि भारत देश की आज़ादी तक। आइए समझते हैं सबसे पहले प्रथम चरण के बारे में। देखिए, प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। पहले चरण में यानी कि 1885 में ही क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। जो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसी की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसका नेतृत्व आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसकी ही स्थापना की गई थी या इसकी ही स्थापना हुई थी 1885 में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, तब इसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, मतलब क्लियर नहीं था कि क्यों इसकी स्थापना हुई है और ये क्या करेगी, मतलब इसका कोई लक्ष्य उतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं था। इस समय आंदोलन का प्रतिनिधित्व बुद्धिजीवी मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। इस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो कर रहे लोग थे वे बुद्धिजीवी और मध्यम वर्गीय लोग थे, और यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो यह वर्ग है ये उदारवादी, यानी कि यह जो वर्ग है पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था, और इसीलिए इस चरण को क्या कहा गया है, उदारवादी युग कहा गया है। उदारवादी युग में अगर देखा जाए तो इस समय जो नेताओं का जो भी नेताओं की मांग होगी वो एक प्रतिवेदन के माध्यम से होगी। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रतिवेदन का मतलब ये हो जाता है एक प्रार्थना के माध्यम से होगी। कोई भी बातें होंगी ब्रिटिश सरकार से, जो भी बातें कही जाएंगी इस समय वे सारे कुछ नियम आधारित होंगे, और बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं एक औपचारिक रूप से सारी बातें कहीं ना कहीं ज़्यादातर होगी। इस समय ब्रिटिश सरकार से जो भी बातें कही जाएंगी वो औपचारिकता रूप में बातें होंगी, कोई भी चीज़ें अनौपचारिक नहीं होगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर वे लोग हैं जो उदारवादी वर्ग के लोग हैं, जिनके अंदर दयालुता है, जो ये चाहते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के सारे काम हो जाए। इसीलिए इस युग को कहा गया है या इस चरण को कहा गया है उदारवादी चरण कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा 1885 से लेकर 1905 तक के चरण को क्या कहा गया है, उदारवादी चरण कहा गया है। इस समय क्या हुआ था, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका लक्ष्य अस्पष्ट था। इस समय के आंदोलन का प्रतिनिधित्व वे लोग कर रहे थे जो बुद्धिजीवी थे और मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे, और इसीलिए इस वर्ग के और जो यह वर्ग था पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो नेता होंगे वे अपनी सारी बातें बिल्कुल शालीनता पूर्वक ब्रिटिश सरकार से रखेंगे। इस समय के जो प्रमुख नेता रहे दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा, इस समय के जो प्रमुख नेता रहे वे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। एक बार फिर से मैं इन नेताओं का नेम लेना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें क्लियर रहें। ध्यान रखिएगा उदारवादी युग के जो नेता रहे उनके नेम याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उदारवादी वर्ग के जो नेता रहे वे फिरोज शाह मेहता, दूसरी बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरी बात करते हैं तीसरे नेता की बात करते हैं दादा भाई नौरोजी, और चौथे नेता की बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वही गांधी जी के गुरु भी बनते हैं। ये सब हम देखेंगे आगे की कहानी में। अब आइए बात करते हैं द्वितीय चरण के बारे में। आगे चलकर हम एक एक चरण के बारे में एक्सप्लेन
से मतलब एक तरीके से इसकी हम व्याख्या देखेंगे आगे चलकर। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि पहले चरण में कौन कौन लोग थे, कौन कौन से नेता थे और इसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा। अब आइए बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में। अगर दूसरे चरण के बारे में देखा जाए तो 1905 से लेकर 1919 तक की घटनाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। इस समय क्या हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी परिपक्व हो जाती है, यानी कि मैच्योर हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जिसका लक्ष्य अब हो जाता है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लक्ष्य होता है वो स्पष्ट हो जाता है। तो लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही उनके स्पष्ट होते हैं, यानी कि इनके स्पष्ट हो जाते हैं किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और यहाँ पर जो लक्ष्य रखा जाता है वो स्वराज का यहाँ पर जो लक्ष्य रखा जाता है वो स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए पहले चरण में आपने देखा कि कुछ भी लक्ष्य नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन द्वितीय चरण में 1905 से लेकर 1919 तक के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि स्वराज ही हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस अपने मंच से, देखिए यहाँ से क्या होता है, कांग्रेस अपने मंच से भारतीय जनता के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना शुरू कर दी। दरअसल अगर देखा जाए तो द्वितीय चरण में क्या होता है, कांग्रेस अपने लक्ष्य को लेकर कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाती है। कांग्रेस अपने लक्ष्य को लेकर कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाती है और अपने मंच से भारतीय जनता के सामाजिक विकास की बात करती है, आर्थिक विकास की बात करती है, राजनीतिक विकास की बात करती है और सांस्कृतिक विकास की बात करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है हमारे देश के लोगों का कहीं ना कहीं अब सामाजिक विकास होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार से अपनी वही बातें रखने लगी जो चाहिए, मतलब कि हमारे देश के लोगों की जो मांग है, जो डिमांड है, जो हमारे देश के लोगों की वाकई में आवश्यकता है, उन सब चीज़ों की मांग रखी जाने लगी कि हमारे देश के लोगों का सामाजिक विकास होना चाहिए। जो सामाजिक रूप से हमारे देश के लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे जाना चाहिए। आर्थिक विकास की बात करते हैं, हमारे देश के लोगों के पास ना अपना ज़्यादा कोई काम धंधा है, ना उनका एक तरीके उनके पास पैसे के स्रोत हैं, कहीं ना कहीं उनको भी उनका आर्थिक विकास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पर राजनीतिक विकास की बात की जाती है। पर जो भी चुनाव वगैरह होते थे वे ब्रिटिश सरकार के ही लोग ज़्यादातर इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी निभाते थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं, हमारे देश के लोगों को भी यहाँ पर शामिल करना ही होगा। हमारे सांस्कृतिक विकास जो हमारे कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं होने ही चाहिए। और इस चरण में देखा जाए तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। इस चरण को क्या कहा गया है, उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अपने ही तरीके थे ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के। दरअसल क्या होता है, इस समय वे बड़े नेता होते हैं, वे खास नेता होते हैं जिनका अपना अलग ही तरीका होता है ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के। जिसके प्रमुख नेता आते हैं, जिसके प्रमुख नेता में अगर देखा जाए तो लाल पाल आते हैं। तो ध्यान रखिएगा द्वितीय चरण है जो 1905 से लेकर 1919 तक की बात करते हैं, इस चरण में वे प्रमुख नेता आते हैं जो उग्रवादी होते हैं, जिनको इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं है कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ क्या सलूक करेगी और हम ब्रिटिश सरकार के साथ कैसे पेश आएंगे। बिल्कुल ब्रिटिश सरकार के साथ कोई उदारता नहीं होगी। द्वितीय चरण में क्या होता है, जितने भी प्रमुख नेता होते हैं ब्रिटिश सरकार को वे कुछ भी कह सकते हैं नहीं समझते हैं, उतना कोई भी इनको देखा जाए तो उतना ज़्यादा इनको इज्जत नहीं दी जाएगी। जिसमें अगर देखा जाए तो लाल पाल, जिसमें बाल का मतलब हो जाता है बाल गंगाधर तिलक, बहुत ही महान नेता रहे। लाला लाजपत राय की बात करते हैं, ये भी महान नेताओं में से एक रहे। और पाल की बात करते हैं, बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में बात करते हैं तो ये भी किसी से कम नहीं रहे। और अरविंद घोष की बात करते हैं तो ये भी किसी से कम नहीं रहे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो द्वितीय चरण जो होता है, द्वितीय चरण में क्या हो जाता है, कांग्रेस के लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं और जहां पर लक्ष्य रखा जाता है स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। अब यहाँ पर उदारवादी लोगों की बातें खत्म हो जाती हैं, उग्रवादी लोगों की बात आ जाती है। अब वे कहते हैं कि हमें इस तरह से आज़ादी नहीं मिलने वाली है, इस तरह से ब्रिटिश सरकार को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले वाले लोग कर रहे थे। क्योंकि पहले वाले लोग केवल अपनी दयालुता और शालीनता से अपनी बातों को रखते थे। कहने का मतलब ये है प्रथम चरण के जो नेता रहे वे अपनी बात को बड़े ही शालीनता पूर्वक रखते थे कि भैया इस काम को कर दीजिए। लेकिन द्वितीय चरण वाले लोग जो होते हैं वे ऐसे नहीं कहते इस काम को कर दीजिए, यहाँ पर कहा जाता है इस काम को आपको करना ही पड़ेगा। जिसके प्रमुख नेता होते हैं बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा द्वितीय चरण के बारे में दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने आपको बताया कि द्वितीय चरण में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है काफी, इसके लक्ष्य और उद्देश्य काफी स्पष्ट हो जाते हैं और कांग्रेस के मंच से ही भारतीय जनता के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास के प्रयास शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर क्या हो जाता है, कांग्रेस अपने मंच से जनता के विकास की बात करने लगती है। अब यहां पर कोई डरेगा वरेगा नहीं, ये मान के चलिए यहां पर जो भी बातें होंगी वो कह सकते हैं ऑन द स्पॉट बातें होंगी। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले लोग या संगठन ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया, क्योंकि अब लोग समझ जाते हैं, द्वितीय चरण में अगर देखा जाए तो लोग समझ जाते हैं कि ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है जब तक हम थोड़ी सी उग्रता नहीं निभाएंगे, जब तक हम थोड़ी सी कठोरता में नहीं आएंगे, यानी कि जब तक हम थोड़ा से कठोर नहीं होंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। अब आइए बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में। द्वितीय चरण के प्रमुख नेता का नेम ध्यान रखिएगा, नेताओं का नेम ध्यान रखिएगा। वैसे और भी नेता रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख नेता हैं उन्हीं के नेम को शामिल किया गया है। जैसे लाल बाल पाल को ध्यान रखिए, लाल का मतलब हो जाता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो जाता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हो जाता है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अब आइए बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में। दोस्तों, तृतीय चरण के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी आ जाते हैं। 1919 से लेकर 1947 तक की बात देखा जाए तो अब यह जो युग होगा या यह जो चरण होगा, इसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का नेतृत्व होगा। यहाँ पर गांधी जी मुख्य भूमिका निभाएंगे, यहाँ पर गांधी जी का ही बोलबाला होगा, समझिएगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, गांधी युग कहा गया है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, गांधी युग कहा गया है। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेट्स एवं पूर्ण स्वराज्य रख दिया। अब यहां पर क्या हो जाता है, डोमिनियन स्टेट्स और एक तरीके से पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस ने लक्ष्य रख दिया। और इसी चरण में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रस्ताव पारित किया और कहीं ना कहीं भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को यदि हमें समझना है, स्वतंत्रता संघर्ष को हमें समझना है तो इसे 3 चरणों में बांटकर हमें देखना होगा। पहले चरण में हमने आपको बताया 1885 से लेकर 1905 तक के हम देखेंगे, और जिसमें क्या होगा, कांग्रेस की स्थापना होगी और इसका लक्ष्य जो होगा स्पष्ट नहीं होगा। और इसमें आंदोलन करने वाले जो लोग थे वे कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी और मध्यम वर्गीय के लोग थे, जिन्हें एक तरीके से जो काफ़ी उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। और पहले चरण को क्या कहा गया है, उदारवादी चरण कहा गया है। और पहले चरण के जो नेता रहे, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा, पहले चरण में जो नेता आपको मिलेंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होंगे वे होंगे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, फिर बात करते हैं द्वितीय चरण के बारे में। हमने आपको बताया तो द्वितीय चरण में अगर देखा जाए तो 1905 से लेकर 1919 तक की कहानी होती है। और इसमें क्या हो जाता है, कांग्रेस परिपक्व हो जाती है, यानी कि मैच्योर हो जाती है। कांग्रेस के अब लक्ष्य जो होंगे वे स्पष्ट हो जाएंगे। कांग्रेस का लक्ष्य क्या हो जाता है, स्वराज हो जाता है। कांग्रेस अपने ही मंच से भारतीय जनता के विकास की बात करती है। और किस प्रकार के विकास की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की बात करती है। इस चरण में वे नेता नहीं होंगे जो अपने उदारता के लिए जाने जाएंगे, नहीं। इस चरण में वे लोग होंगे जो अपनी बात को स्पष्ट और क्लियर रखेंगे, बात मनवाने में कहीं ना कहीं वे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस चरण को क्या कहा गया है, इस उग्रवादी चरण कहा गया है। इसीलिए इस चरण को क्या कहा गया है, उग्रवादी चरण कहा गया है, क्योंकि इनके अपने ही तरीके रहे आंदोलन करने के। उग्रवादी चरण के जो लोग रहे या जो नेता रहे, इनके अपने ही तरीके रहे आंदोलन करने के और ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के। और इस समय के प्रमुख नेताओं में अगर देखा जाए तो लाल बाल पाल रहे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इनका नेम ध्यान रखेगा। और तृतीय चरण के बारे में अगर देखा जाए तो 1919 से लेकर 1947 तक के बारे में बताया जाता है और गांधी युग के नाम से इसे जाना जाता है। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया, डोमिनियन स्टेट्स एवं पूर्ण स्वराज्य रखा। इसी चरण में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन
के प्रस्ताव को पारित करवाया और कहीं न कहीं भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई दोस्तों। अब आइए समझते हैं अगली क्लास में डोमिनियन स्टेट्स के बारे में। आइए समझते हैं डोमिनियन स्टेट्स के बारे में अच्छे तरीके से। बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें आज भी डोमिनियन स्टेट्स के बारे में नहीं पता चलता है। बाकी जो तीसरी हमारी क्लास होगी यहाँ से प्रारंभ होगी भारत में राष्ट्रीयता की उत्पत्ति के कारण। आप पूरी सीरीज को अच्छे से देखिएगा। निश्चित तौर पर आप कोई भी एग्जाम दीजिए भारत के, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, या कह सकते हैं कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप ये समझ लीजिए अगर आप पूरी क्लास को फॉलो कर लेते हैं तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यानी कि आधुनिक भारत से आपके प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं अगली क्लास में डोमिनियन स्टेट्स के बारे में दोस्तों। बाकी ये 3 चरण हमने आपको बता दिया। इन्हीं 3 चरण के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। आगे हम जानेंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में प्रथम चरण के बारे में। ठीक, चलिए बात करते हैं